रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल, सर उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा जिससे सर बहुत तेजी से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। और सर उन्होंने फिर उसे सर एक गोल्ड फॉइल, सर बहुत ज्यादा पतली एक गोल्ड फॉइल की तरफ सर उसको प्रोजेक्ट किया। और सर फिर उन्होंने सर उस पे ऑब्जर्व किया, मतलब उन्होंने उसके पीछे एक जिंक की एक शीट लगा दी, सर्कुलर सर कोटेड स्क्रीन थी, सर उन्होंने वो लगा दी। और सर फिर उन्होंने नोटिस किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनमें से जितने भी ज्यादातर जो मतलब पार्टिकल्स थे वो तो डायरेक्टली क्रॉस होके जा रहे थे, और थोड़े बहुत उनमें से भी बहुत ज्यादा थोड़े बहुत वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे हल्के से, और उसमें से भी बहुत कम बिल्कुल लौट के वापस से सोर्स की तरफ आ रहे थे। तो उन्होंने इससे ये पता लगाया कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स डायरेक्टली क्रॉस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एटम्स हैं उनके अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो खाली है, और जो थोड़ी सी जो स्पेस है उसके अंदर एक सेंटर है, और जो सेंटर है उसमें भी किसी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। बढ़िया यार, बढ़िया। आद्या पांडे, कैन यू एक्सप्लेन? सर रदरफोर्ड मॉडल ही एक्सप्लेन करना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। सर उन्होंने पहले एक लीड का ब्लॉक लिया था जिसपे उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का रेडियो एक्टिव सोर्स रखा था जिससे अल्फा पार्टिकल रेस निकल रही थी, और फिर उन्होंने उसे एक बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल से पास कराया था और पीछे एक जिंक कोटेड स्क्रीन लगाई थी। पतली और गोल्ड फॉइल लेने का क्या रीजन है और गोल्ड लेने का क्या रीजन है? सर क्योंकि सर पतली लेने का ये रीजन है कि उससे बहुत सारे एटम्स की लेयर्स बन जाती है अगर वो मोटी लेते तो, और सही से एटम का पता नहीं चलता और एक एटम लेना मुश्किल था, तो उन्होंने एकदम पतली गोल्ड की फॉइल ली थी। और सर गोल्ड लेने का ये रीजन था कि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रही थी अल्फा पार्टिकल के साथ। नहीं 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 नहीं, गोल्ड लेने का और कोई रीजन कोई और बताएगा? क्योंकि बहुत ज्यादा पतली है उसको कर सकते थे, बहुत ज्यादा ही पतला हो सकता है गोल्ड, बहुत ज्यादा ही। बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड लेने का रीजन ये भी है कि उसको पतली बन्नी बनाया जा सकता है, राइट, क्योंकि डक्टिलिटी वगैरह उसकी होती है अच्छी। सर वो पॉजिटिविटी के लिए भी ली गई थी ना, पॉजिटिविटी चेक करने के लिए अल्फा पार्टिकल से। नहीं, पॉजिटिविटी तो चलो कोई भी एटम होगा तो पॉजिटिव होगा सेंटर उसका, चाहे कोई गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, उसका एटम तो पॉजिटिव ही होगा ना सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हर तरीके के एटम में आएंगे, लेकिन जो गोल्ड लेने का रीजन है वो ये है क्योंकि उसको पतली बना सकते हैं। हाँ आगे बताओ। हाँ सर, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी अल्फा पार्टिकल की रेज एकदम स्ट्रेट पास कर गई और कुछ बहुत ही थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई साइड की तरफ और बहुत बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होके पीछे आई। तो इससे ये पता चला कि जो एटम का बहुत सारा पार्ट है वो एम्प्टी है और बस बीच में एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वहां से रेज डिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी। ठीक है, और तुम्हारे इसमें जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है उसमें ये तक भी बताया गया है, अगर आप मॉडल में सही से ध्यान से देखें तो उसमें गोल्ड फॉइल का जो डायामीटर है वो भी दिया गया है, और डायरेक्टर अगेंस्ट अ थिन गोल्ड फॉइल का जो है ना वो कितनी बिड्थ है, तो वो 0.004 सेंटीमीटर की दी गई है उसमें, उसको आप देख सकते हो। और 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, तो केवल 1% में ही बात चल रही है जो बाकी डिफ्लेक्शन वाली है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब 99% पार्ट क्या है, खोखला है, बाकी कुछ पार्ट ही ऐसा है जो नहीं है। एक क्वेश्चन किसी और ने पूछा था कि लास्ट होते होते क्लास में कि ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, पहली बात तो ये, और कर रहे हैं चलो अगर सेंटर से उनके पास फोर्स लग रहा है तो वो क्यों सेंटर के में जाके वो कूद नहीं जाते, राइट। किसी ने राइट लास्ट में कोई क्वेश्चन किया था, आई थिंक मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो हमारे न्यूक्लियस से अंदर की तरफ और एक कोई भी चीज आप अपने चारों तरफ घुमाओ रस्सी में बांध करके, राइट, तो उस रस्सी से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, मान लो एक बाल्टी को लेकर के आप रस्सी में बांध के घुमाओ चारों तरफ तो आपको पता चलेगा कि बाल्टी में बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा ना, बकेट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुतों को बाल्टी नहीं पता होगी क्या होता है?
यस सर लगेगा। सर बकेट। सर पता है सर। कल क्लास में किसी को मैंने कल या किसी दिन क्लास में बोला 49 बोला, तो उसने बोला सर 49 क्या होता है, खड़ा होकर बड़ा टेंशन में था। हाँ सर 49 तो सर नहीं पता क्या होता है सर, कोई बहुत नंबर चिंतित होता था। है। अच्छा क्या 49। 49 नहीं पता किसी को? सर आप कल 49 होता है। ऑफलाइन में गन के साथ एक और वर्ड यूज कर रहे थे, उसका मतलब सर कारतूस क्या होता है? बुलेट। अरे यार Yes, sir. कारतूस तो बुलेट होता है। बुलेट होता है सर बुलेट। कंफ्यूजन हो रहा था बहुत। अरे सर मेरे को गोली तो यार, लग रहा था गोली वो यार, होती छर्रा है जिसको राख। कहते हैं। आप सर बीच बीच में बोल भी रहते हैं वो क्या सर आप चीज है? इतना कारतूस कारतूस बोल रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कारतूस क्या। अरे कारतूस मतलब छर्रा होता है यार, गोली जो होती है। सुमित सिंह सरकारवार नहीं समझ पाए तुम कारतूस? सर मैं तो समझ गया, मुझे पता था। बढ़िया यार, तो सबको बताना चाहिए यार। सर मुझे भी आ सर गया पूछा था। नहीं सर सर किसी वो ने। एक्सपीरियंस। सर मुझे लगा किसी को पता होगा सर, आप बता रहे हो तो सबको पता ही होगा। सर नहीं, मुझे तो लगा कोई राख जैसी कोई चीज होती है। अरे कारतूस सर मतलब जब यार, आपने बोला था सर कारतूस या पहले आपने गोली, तब कारतूस समझ बोला में था, आ फिर गया आपने था। बुलेट बोला, तब समझ में आया। लोगों ने वो मंगल पांडे वाली मूवी देखी है क्या? यस सर थोड़ी थोड़ी हाँ देखी है। सर। वो आमिर खान नो की सर। थी, वो आई थी, देखी यस है? सर मंगल पांडे राइजिंग वाली। तो Yes, उसमें sir. कारतूस पे बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, कारतूस कारतूस किया गया है, वो मुंह से निकालता है ना सर वो। आपने उसी मूवी से सर इंस्पिरेशन वो लिया? पिक का हाँ हाँ, वो उसपे तब की काऊ तब का। तब वो सिंगल राउंड वाली बंदूक हुआ करती थी। हाँ सर एक ही बार फायर हो सकती थी वो सर। बिल्कुल, तो सिंपल कंसंट्रेशन पिस्तौल उसका, जैसी। तो उसकी दमदारी कम है ना, कंसंट्रेशन कम है, ये राइट? सर Yes, concentration का form होता है। बिल्कुल, तो पावर कंसंट्रेशन कम थी, तो मैं कंसंट्रेशन के लिए यूज किया था कि अगर ज्यादा बंदूक में गोलियां ज्यादा हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन और मजबूती उसकी ज्यादा है। अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है, पानी ज्यादा है, इसका मतलब है कि भैया जो सॉल्यूशन बना है वो थोड़ा सा कमजोर है, यानी कि जो तुम्हारा गन और कारतूस से बना हुआ सिस्टम है वो थोड़ा सा कमजोर है। अगर वो ये AK-56 वप्पन है तो फिर अच्छी बात है, अगर वो एक आधी है, दो चार फायर वाली है, तो फिर दिक्कत है कि 2 फायर तुम्हारे खत्म हुए, अगर सामने से फिर अटैक हो गया तो खत्म हो जाओगे, राइट? तो बस वही बता रहा था। यस चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया होगा, लेकिन जो 2 पॉइंट्स वो हैं वो मैं बता देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ फिर से। कि एक तो हमने लास्ट में जो एकदम बिल्कुल लास्ट में किसी ने पूछा था, पहली बात तो थी कि वो जो सिस्टम है वो सर्कुलेट क्यों कर रहा है। तो सर्कुलेट करने का रीजन है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। एक तरीके से आप इसको ऐसे मान सकते हो कि घर में बैठा हुआ एक जगह पे खड़ा हुआ कोई इंसान है, उसने बाल्टी को एक रस्सी से पकड़ा हुआ है और ये बाल्टी चारों तरफ घूम रही है, राइट? और बस अपने तरफ इसको सर्कुलेटरी मोशन वो करवा रहा है, ठीक है? तो एक तो ये है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे इससे एक फोर्स लग रहा है, हालांकि पकड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये ऑटोमेटिक फोर्स आपको पता ही है कि एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फोर्स लगता है, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि वो और क्योंकि जो पॉजिटिव है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, राइट? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो वो चारों तरफ मूव करता है और इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, और आप बाल्टी देखोगे तो बाल्टी या बकेट होगी तो उसके बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और उस बाहर की तरफ के फोर्स और रस्सी के फोर्स की दोनों की वजह से ये बाल्टी ऐसे सर्कुलेटरी मोशन करती है और मेंटेन रहती है, राइट? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन में भी यही होता है कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है और ये अंदर के बाहर की तरफ उसकी एनर्जी की वजह से लगता है फोर्स, क्योंकि वो बाहर छोड़ के जाना चाहता है एटम को, और अंदर से लगता है इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस बैठा हुआ है और वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कहता है भाई जाने नहीं देंगे हम, तो वो पकड़ के रखता है। तो दोनों फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन करता है। अब जो दूसरा पॉइंट है, एक की वो भैया वो मूव करता है, हो सकता है कि वो नीचे वाली ऑर्बिट में आ भी सकता है, क्योंकि सेल्स बहुत सारी हैं, तो कई बार ऐसा भी होगा अभी बोर के मॉडल में कि वो ऊपर से नीचे वाली ऑर्बिट में भी आएगा, हो सकता है ऐसा भी होगा, सेल्स में आएगा नीचे। तो सेल्स में आने के साथ साथ वो कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि वो न्यूक्लियस में बैठ जाए। तो न्यूक्लियस को बैठने की जो सिचुएशन है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से वो डिफाइन की जा सकती है, और वो भी कॉन्सेप्ट है, उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से किया सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, तो हमें उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एक बार अगर 11th की आप देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां पे बता दिया जाएगा। किसी दिन बहुत टाइम रहा तो उस दिन हम डिस्कस कर देंगे, नहीं तो हाइजेनबर्ग के बारे में बात नहीं है तो मैं उसमें उतना ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जितना है अभी उतना कर लेते हैं, ठीक है? सर मुझे बढ़िया, बात पूछनी है। जी बताइए। पेज नंबर 44 पर रदरफोर्ड मॉडल का सर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है अ बीम ऑफ पार्टिकल He2+। और सर अपन को पता है कि He तो एक नोबल गैस है सर, उस पे तो आयन होंगे ही नहीं ना। क्या He2+? सर ये लिखा है कि He2+। He2+ का मतलब होता है बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करके जो पार्टिकल बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करके, S+ में प्रोटॉन क्यों बोलते हैं S+ को? हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है,
और जब हाइड्रोजन से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं तो H+ को एक प्रोटॉन बोलने लग जाते हैं, राइट? क्योंकि इसके अंदर ना तो न्यूट्रॉन है, बस केवल प्रोटॉन ही, और पॉजिटिव चार्ज ही केवल एक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर से बाहर जा चुका है। तो अभी एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा कि नहीं है? यस सर। तो हीलियम के पास भी दो इलेक्ट्रॉन तो हीलियम तो नोबल गैस है ना, वो तो पहले से ही उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बैठी है। तो भैया एक्साइटेड स्टेट में उसके पार्टिकल तो बना सकते हैं ना, नोबल गैस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी तो करना ही पड़ता है कि आपने ऑटोमेटिकली हो ना हो जाता है जब सिस्टम करता है, या कोई इसको मिलता है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, या फिर हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड कंपाउंड बनाने के लिए तो आयन फॉर्मेशन होता है, पर He क्यों बनाएगा जब उसके पास सारे ही इलेक्ट्रॉन है? तो He इज अ पार्टिकल यार, उसके लिए अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल के सिस्टम बना सकते हैं। और अल्फा पार्टिकल इसीलिए तो कहा गया है क्योंकि वो 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, उसका वेट इतना ही होता है। जब अल्फा पार्टिकल का मतलब ये है कि 2 पॉजिटिव चार्ज आए और उसके साथ साथ उसके पास वेट भी 4 रहे, और वो हीलियम ही है। वो He++ से वो डिफाइन किया जाता है उसको। He++ इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं यहाँ से। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस मान सकते हो एक तरीके से, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अभी तक 2 बातें हो चुकी हैं, अब हम चलते हैं बोर के मॉडल की तरफ। बोर के मॉडल में कुछ पॉइंट्स हैं, ज्यादातर पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सारा एक एक करके करते हैं कि बोर का मॉडल है क्या। सर आप एक बार रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट्स बता दोगे? क्या डिफेक्ट्स? यस सर, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। सर मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं हुए क्या? हो गए। नो सर, नहीं सर, मेरे को तो सर नहीं हो गए नहीं सर, हो गए आपने थे। उस दिन क्लास में पढ़ के बताए थे। नो सर, मेरे को डिफेक्ट समझने हैं सर, चलो कोई सेकंड और बात थर्ड नहीं, पॉइंट। मैं पढ़ता हूँ। रदरफोर्ड मॉडल डिड नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट्स। पहली बात तो ये बाद में नील्स बोर ने बताया, और बोर के मॉडल में आता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सेल्स में, और ये 2n² से डिफाइन करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन रदरफोर्ड तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर आएंगे या किस सेल के अंदर आएंगे। आज हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है, तो वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और ये जो हमारी बोर के एटॉमिक मॉडल है उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने लगे हैं। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में अगर कोई पूछता सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो क्या होगा, तो किसी में दम नहीं थी कि वो सेल बता दे, किसी में दम नहीं थी कि वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर दे या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दे। तो उस वक्त तक कोई बात नहीं की गई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हर ऑर्बिट में, राइट? तो पहली बात तो ये है, ये डिफेक्ट में आता है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ तक हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रदरफोर्ड मॉडल बहुत इजी है यार, बच्चे इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि याद करना इजी रहता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के चारों तरफ घूमेगा, तो देन देयर वुड बी कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूअस emission of radiation. This loss of energy would slow down the speed of electron and eventually the electron would fall into the nucleus, but such a collapse does not occur. A Rutherford model could not explain why. देखो, जो मैं बता देता हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो कहती है कि मान लो कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अधीन एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो एक्सेलरेट करते करते क्या करेगा, वो अपने आप को, अपनी ऑर्बिट को छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसे छोटा करता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसमें जाके ऐसे मिल जाएगा। बट प्रैक्टिकली जो अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको डिफाइन किया जा सकता है, वही चीज इनडायरेक्टली यहाँ पूछी गई है कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर है, कि ये बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को तो फॉलो करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव चार्ज में जाकर के, यानी कि न्यूक्लियस में जाकर के गिर नहीं जाता। कुल मिला के इस पॉइंट का मतलब यही है। और मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले कि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम उसको डिफाइन करेंगे कि कैसे है, कैसे नहीं है, या क्या है। ना तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाई है और ना तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया है, लेकिन अगर तुम्हारी कॉपी में है तो एटलीस्ट इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ये डिफेक्ट में आता है कि मतलब आप रट लो यार इसको, क्योंकि मैं डिफाइन करूंगा तो फिर 2 क्लास चली जाएंगी उसके पीछे, और वो है भी नहीं सिलेबस में। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फिर कुछ और कहती है, वहां पर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने पड़ेंगे, फिर वहां पर वेलोसिटी, मास, सब कुछ आएगा। सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो एटलीस्ट पॉइंट याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि यही पॉइंट है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एनर्जी को लॉस करते हुए या एब्जॉर्ब करते हुए, जो भी सिस्टम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, उसके अकॉर्डिंग वो एट लास्ट जा करके सेंट्रल में, यानी कि न्यूक्लियस पार्ट में, और पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल क्यों नहीं जाता, ये बात भी डिफाइन नहीं कर पाया था ये सिस्टम, राइट?
Yes, थर्ड sir. पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस शुड लॉस एनर्जी continuously, hence the spectra of atoms should be continuous spectrum, whereas the observed spectrum was a line spectrum. बेटा ये भी बोर का मॉडल जब आएगा तो बोर का मॉडल में हम लोग जब लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे तो उसको डिफाइन कर लेंगे, लेकिन कहने का मतलब जो है वो इसका यही है कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी को वो लॉस करता रहता है, लेकिन बाद में जो ये फॉलो करता है वो लाइन स्पेक्ट्रम को फॉलो करता है। ना तो आप में हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है, या ना लाइमन स्पेक्ट्रम है, ना बामर स्पेक्ट्रम है, ना तो पास्चन है, कुछ भी नहीं है। तो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट थिंग्स इन राइट नाउ, बट एटलीस्ट तुम्हें पॉइंट जरूर याद होने चाहिए। तो प्लीज यार 2-3 पॉइंट अभी तक ऐसे आए हैं जो उनको रट लेना कृपा करके, ठीक है? यस सर। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज अ सिस्टम, एक तरीके से मतलब सिस्टम है इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग है या इलेक्ट्रॉन का ऊपर से नीचे जाना, वो एक सिस्टम बनाता है। लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दो अलग अलग चीजें होती हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक जाता है या ऊपर हायर ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट्स में जाता है, तो एक पैटर्न तैयार करता है, तो उस पैटर्न को एक तरीके से स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत है इस वक्त बताने की, ठीक है? सर हाँ जी बताइए। सर ये जो लॉस ऑफ एनर्जी वाला ये सेकंड थर्ड पॉइंट दोनों में है, तो मतलब उसमें बस हमको यही लिखना है कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो लॉस ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हो रही है। नहीं, सेकंड पॉइंट में ये है कि सेकंड पॉइंट में ये है कि वो क्यों बाद में न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरा नहीं है जबकि लॉस ऑफ एनर्जी कर रहा है। और थर्ड पॉइंट में ये है कि लॉस ऑफ एनर्जी करने के बाद वो कॉन्टिन्यूअस लगातार कॉन्टिन्यूअसली वो लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को फॉलो ना करते हुए वो लाइन स्पेक्ट्रम को फॉलो करता है। ये जो कि इसमें कोई भी डिफिनेशन नहीं है, जो रदरफोर्ड ने किसी भी तरीके से डिफाइन उसको नहीं किया हुआ है। तो दो अलग अलग पॉइंट है वो, हो दोनों में एनर्जी का लॉस ही रहा है, और एनर्जी का लॉस क्यों होता है मैंने पहले बताया हुआ है, और आज मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दूंगा उसको बोर मॉडल में, ठीक है? कैन आई मूव फॉरवर्ड विद द बोर मॉडल नाउ? यस सर। यस। ओके, जैसे ही बोर मॉडल खत्म होगा मुझे लगता है कि आगे की जितनी भी चीजें बचेंगी उसमें 90% चीजें मैंने पहले से कवर कर रखी हैं, चाहे वो आइसोटोप हो, चाहे वो आइसोबार हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन हो, हर चीज बताइए, केवल क्वांटम नंबर। और फिर उसके बाद बचेगा हमारा एक और टॉपिक है जो कि जो हमारा अबाउ प्रिंसिपल से कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो 2 पॉइंट बचेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके बता दूंगा आपको क्या होता है आइसोटोप, क्या होता है आइसोबार। आई डोंट थिंक कि किसी को पता नहीं होगा, सबको पता है ना आइसोबार आइसोटोप के बारे में अब तक? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक सर कन्फिगरेशन आइसोटोन भी करके कुछ है इसमें, आइसोटोन। हाँ बता देंगे, वो भी बता देंगे। लिखो बोर मॉडल। बेटा बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन तो बोर मॉडल का क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के बाद आएगा, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स पढ़ने लायक हैं वो अपन सारे करेंगे, और इतने जितने पॉइंट दिए एटलीस्ट उतने हम कवर कर ही सकते हैं, और ये इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो यही बात पता होनी चाहिए कि रदरफोर्ड का मॉडल ओवरकम करता है, बोर का मॉडल ओवरकम करता है रदरफोर्ड मॉडल को। ऑब्वियसली बाद वाले मॉडल जो होते हैं वो पहले वाले मॉडल के कुछ ना कुछ संशोधन होते हैं। अगर वो वैक्सीन पहले आई थी कोविड की, तो कोविड की वैक्सीन जब बाद में आई तो उसके बारे में, या कोविड की वैक्सीन जब बाद वाली आई है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। स्टार्ट में जो चीजें थी वो कम अच्छी थी, या पहले जो कोविड के को लेकर के स्टडी थी वो थोड़ी कम सही थी, बाद में थोड़ा एक दूसरे को मॉडिफाई करते गए काफी कुछ पता हो गया। जब बाद में चीजें पता चल जाती हैं तो लोग कहते हैं ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, तो ऑब्वियसली उसकी जो स्टडी होती है वो मॉडिफाइड स्टडी होती है और उसको ज्यादा करेक्ट माना जाता है क्योंकि उसने पहले वाले का भी अध्ययन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जरूरत तो लेकिन इम्पोर्टेंट तो वो भी है ना जो सबसे पहले जिसने बताया हुआ है, क्योंकि अगर वो लेके नहीं आता तो फिर कैसे उस तरीके के सिस्टम में जा पाते। कोई अगर चीन के कोरोना वायरस के अगर लैब तक नहीं पहुंचता तो आज लैब के बारे की बात कैसे चल रही होती, या फिर डॉक्टर के बारे में बात नहीं चलती, उसके बाद चमगादड़ के बारे में बात नहीं चलती, बहुत सी चीजें बीच बीच में आई हैं।
राइट। तो स्टार्ट तो किसी को करना ही पड़ता है। तो ऑब्वियसली जो बाद वाले मॉडल होते हैं वो पहले वाले मॉडल को ओवरकम करते हैं, मतलब उनकी जगह लेते हैं, मतलब उनसे थोड़ा सा अच्छा कह सकते हो उनको कि उनका मॉडिफाइड वर्जन एक तरीके से बनते हैं वो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इन्होंने बताया था, स्पेक्ट्रम अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब आएगा स्पेक्ट्रम तो, और उसके साथ साथ इसमें क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़नी पड़ेगी हमें, तभी हम कर सकते हैं इसको। लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स हैं वो करते हैं। द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑन विच द बोर्ड मॉडल इज बेस्ड आर फॉलोइंग। पहला पॉइंट है कि द एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये बात तो रदरफोर्ड ने बताई थी, बताई थी ना ये बात तो, एक बार पढ़ो सही से। फिर कोई पढ़े यार साथ Yes, में। sir. कोई तो अग्रवाल, कैन यू रीड द फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. यस। The first point is the atom has a nucleus where all the protons are present. The size of nucleus is very small. It is present at the center of atom. ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक जो अभी इसमें जितना बताया गया है, एटम जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है? The center पे। हम सेंटर पे पर है, और न्यूक्लियस के पास ही सारे के सारे प्रोटॉन अवेलेबल हैं। तो ये न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है बेटा? The positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और न्यूक्लियस भी इसका बहुत छोटा होता है, इनफैक्ट ये 10 टू पावर -15-16 में लाई करता है, बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस। इट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। इतनी बातें पहले पॉइंट में है, राइट। दूसरा पॉइंट कहता है each stationary orbit is associated with a definite amount of energy. The greater is the distance of the orbit from the nucleus, more shall be the energy associated with it. These orbits are also called energy level and are numbered as 1, 2, 3, 4 KLMN from the nucleus to outward. Can anyone explain the energy system I had told you 3-4 times in the class? जब हम न्यूक्लियस से इसके बारे में हाँ, न्यूक्लियस से जब हम ऊपर की बताया तरफ बढ़ते हैं या न्यूक्लियस से दूर जाते हैं डिफरेंट सेल्स में, तो एनर्जी बढ़ती है या घटती है? मैंने इसको कई बार क्लास में डिस्कस किया है। आध्या पांडे मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? भैया, जब आध्या अलग बोलो। अलग हाँ बोलो। जब अलग अलग शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगता है तब उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता जाता है, इसलिए उसका अट्रैक्शन कम होने लगता है पॉजिटिव चार्ज का, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है। अयान चतुर्वेदी, कैन यू टेल? सर जैसे जैसे सर हम लोग न्यूक्लियस से बाहर जाते आते हैं तो सर प्रोटॉन की अट्रैक्शन एनर्जी सर कम होती आती है सर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होते हैं मूव करने की वजह से, जिनकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। बिल्कुल, मैंने घर में कमरों के को दिखाकर कई बार रिप्रेजेंट किया है, क्लास में बोला है ना कई बार। यस सर, आपने बताया था, एग्जांपल दिया था। क्या बताया था आदित्य गोयल? आदित्य गोयल, आर यू देयर? यस सर। मैं बताऊं? एक्सप्लेन इट। सर क्या? मोहित अग्रवाल, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. कैन यू एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ एनर्जी? Yes, sir. सर इस पॉइंट में लिखा है कि जैसे जैसे नहीं, अपन ऐसे बताओ, ऐसे तुम क्या समझते हो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, एनर्जी सिस्टम को लेकर के, डिफरेंट सेल्स की अगर बात करें? सर अपन डिफरेंट शेल से ये समझते हैं कि जितना ज्यादा शेल्स दूर जाती जाएंगी प्रोटॉन न्यूक्लियस से, उतनी ज्यादा वो बड़ी होती जाएंगी। तो जितनी ज्यादा बड़ी होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट या उस शेल में आ पाएंगे ना, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से उसमें चार्ज ज्यादा होगा। नहीं, सेल्स की बात, एक सेल में कितनी फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, वो बात बाद में है, लेकिन अभी पहले सेल्स की ही बात कर लेते हैं कि सेल भी एग्जिस्ट करती है। तो नील्स बोर, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग जो बोर है, उन्होंने ही बताया कि इसके बाहर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लाई करती हैं, राइट। तो पहले तो हम यही समझे कि सेल्स क्या होती हैं, या सेल्स कैसे लाई करती हैं इसके बाहर, समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो यार? यस सर, समझ रहे हैं। सर समझ रहे। यस सर।
सही है। कहीं Yes, पे sir. जाकर के यहाँ पर एक सेंटर है और उस सेंटर पे जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। वहां पर है इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर बहुत सारी सेल्स हैं। ये सेल को के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल्स। सबसे अंदर वाली सेल को के सेल्स, उसके बाहर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे डिफरेंट सेल्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब इस वाली सेल में है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एक 2 इलेक्ट्रॉन है इस वाली सेल में है, इनके पास एनर्जी है E1 और एक इलेक्ट्रॉन इस वाली सेल में, इसके पास एनर्जी है E2 और एक इलेक्ट्रॉन इस वाली सेल में, इसके पास एनर्जी है E3। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, बेटा जिससे पूछूं वही बताएगा यार। चाहत अग्रवाल, गौरी गुप्ता, प्लीज टेल। सर E3 जो होगा वो E1 से ग्रेटर होगा। इसमें हमने 5 स्टेटमेंट लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पांचों में कौन कौन सही है ये बता दो बस। ग्रेटर होगा, लेस होगा, आई विल डिस्कस दैट। सर थर्ड और फिफ्थ। सर थर्ड के लिए सही है बस, राइट? सर थर्ड सही है और से देखते हैं। सर प्रभति गुप्ता, कैन यू टेल? सर फर्स्ट वाला करेक्ट है, सर थर्ड वाला करेक्ट है और सर फोर्थ और सर सेकंड और फिफ्थ वाला करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है। हाउ मेनी ऑफ यू आर विद दिस आंसर? सर सही है, करेक्ट सही है। सर सही है, सही है। थर्ड और फोर्थ सही है। सही है सर। सर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सर तीनों सही है। फर्स्ट, Yes, फोर्थ sir. तीनों सही है ना? थर्ड एंड फोर्थ। यस सर। Yes, sir. ये गलत है, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। नो सर। क्या तो नहीं रहेगी? नो नो सर। सर। नो सर। अरे यार, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो आपको मैं यही बता देता हूँ, आगे जाके इस पे डिस्कस ना हो। हालांकि वो बोर्ड में बीच में नहीं है, लेकिन मैं बीच में डिस्कस कर देता हूँ ताकि वो बाद में डिस्कशन उसके बारे में ना हो। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम, आपको बोरबरी के 2 कॉन्सेप्ट मैं दोनों एक साथ बता देता हूँ ताकि याद रहे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कोई बताएगा बोरबरी के कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग वाले हैं? सर मतलब कैसे फिलिंग होती है ये बताना है। हाँ जी, सर मैं बताऊं? बताइए। सर इसका एक एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है 2n² और n यहाँ पर डिनोट करता है कौन से नंबर की शेल है। अब जैसे फर्स्ट k शेल है, उसमें n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पहले वाले में 2 शेल्स होंगे। अब सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 2 8, तो यानी सेकंड शेल में 8 हो जाएगा। ऐसे हम m और n शेल के लिए भी करेंगे। m का 3 होता है तो 3 का स्क्वायर 9 2 18 उसमें आता है, लेकिन हम नॉर्मली 2 8 8 का कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। चलो ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे अभी एक्सटर्नल न्यूक्लियर रीजन के साथ, तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे इसको। कोई बात नहीं, तुमने सही बताया, 2n² के अकॉर्डिंग ही करते हैं और 2n² पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। चलो, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3, by the time the electron remains in any one of the allowed stationary orbit, it does not lose energy. Such a state is called a ground state or normal state. एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक टाइम के बाद
कहीं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही एनर्जी स्टेट में लाई करता है, और उस एनर्जी स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट उस इलेक्ट्रॉन के लिए। क्योंकि भैया अच्छा एक बात बताओ, जब आप बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो तो बॉल कब तक ऐसा नहीं कब तक अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को एक तरीके से डिक्रीज करके रखता है? अच्छा, बॉल को आप ऊपर फेंकते हो तो क्या चाहता है बॉल? कि जल्दी नीचे आए। और एक वक्त कब आता है जब बॉल की सारी चाहत खत्म हो जाती है? जब वो नीचे आ जाए, जब वो नीचे आ कुल जब वो मिला पहुंच के जाती अगर है एक नीचे। दावत में गए हैं तो जब तक खाना नहीं खा लेते तब तक लगा रहता है कि दावत अधूरी है, राइट? जब खाना खा लेते हैं तो लगता है अब घर चले, अब बात खत्म है, अब कोई जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से एक अपना सिस्टम है पोटेंशियल। जी क्या? एक अपना सिस्टम है पोटेंशियल एनर्जी का। जब वो सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाता है या जो वो टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा कुछ करने की। इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पर एक ही स्टेशनरी ऑर्बिट में लाई करता है, जब उस स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाता है या उस पे वो स्वतंत्र हो जाता है तो वही उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, और उसकी ऊपर वाली स्टेट उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। कुल मिला के जब घर वाले न्यूट्रल रहे तो समझ लो ग्राउंड स्टेट में है या ग्राउंड लेवल पे है, और जब घर वाले थप्पड़ मारने की सोच लें तब वो एक्साइटेड स्टेट में है, राइट? गलत बात है। एक्साइटेड कब होता है कोई? जब गुस्सा आता है या कुछ जबरदस्ती की चीज करनी होती है तभी तो एक्साइटमेंट आती है ना। तो जब तमाचा पड़ रहा हो तो एक्साइटेड स्टेट है, और जब कुछ ना कर रहे हो, सब बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, खिला पिला रहे हो, हलवा वलवा बन रहा हो, बिल्कुल एकदम अच्छे से बात चल रही हो, स्टेशनरी हो, हर चीज एकदम ग्राउंड लेवल पे हो, जो हम चाहते हैं वैसा हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो एक नॉर्मल स्टेट है, उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और एक्साइटेड स्टेट वो है जो हम जरूरत से ज्यादा जब एनर्जी आ जाए उस चीज को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले एनर्जी स्टेट में लाई कर रहा है, ठीक है, अब ये इस वाली स्टेशनरी स्टेट इस वाली स्टेट से इस वाले स्टेट में चला जाता है, इसको एनर्जी प्रॉपर मिल जाती है। मान लो इसके पास 5 जूल एनर्जी है, ठीक है, अब थोड़ा इसको एनर्जी और दे दी जाती है और कहीं जाकर के इसके पास यहाँ पर 7 जूल आ जाती है एनर्जी, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है या ये इसकी ग्राउंड स्टेट है? सर एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे है अभी, और कहीं 7 जूल एनर्जी चाहिए थी इस वाली सेल में घूमने के लिए, इस वाली ऑर्बिट में घूमने के लिए, वो इसको मिल चुकी है और इस वाले में अभी ये घूम रहा है 7 जूल से। लेकिन ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है क्योंकि इसको 2 जूल चाहिए थे यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो इसको थोड़ा सा भड़का दिया गया कि तुम ऊपर जाने योग्य हो, और ये चला गया ऊपर, और ये ऊपर वाली स्टेट में है, मतलब अभी ये एक्साइटमेंट की स्थिति में है, राइट? कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ में आया? हाँ सर, क्योंकि उसको उसकी जरूरत से ज्यादा एनर्जी मिल गई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ 2 अलग अलग बातें। एक तो ये है कि क्या आपको घर पे रखना अच्छी बात है? अगर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप देखो तो आपको घर पे रखना अच्छी बात है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप फर्जी यहाँ वहां घूमो नहीं, बर्बाद नहीं हो, राइट? लेकिन आपको अगर देखा जाए या आपकी दृष्टि से देखा जाए तो आप क्या चाहते हो कि हम जाएं, घूमें, टहलें, ऐश करें, मौज करें, यही बात है, सही है ना? मानोगे या नहीं? अरे यार मानो, यार मानो, मैं भी यही चाहता हूँ। चलो, तो इलेक्ट्रॉन की सिस्टम में अगर मैं एटम की बात करूं तो हम लोग ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नजदीक रहे उतनी अच्छी बात है कि उसको वो पकड़ के रखेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? न्यूक्लियस से दूर रहे, अपने आप में फ्री रहे, घूमे टहले ऐश करें, कम एनर्जी लगे उसके ऊपर, कम फोर्स लगे, एक टेंशन नहीं बनी रहेगी, राइट? सही है ना? यस सर, सही है। तो कुल मिला के जो सिस्टम जिसके बारे में बात चल रही है वो चाहेगा कि हम भागे, हम बहुत एनर्जेटिक रहें, यहाँ वहां दौड़े कूदें, लेकिन हम क्या चाहेंगे कि वो ग्राउंड स्टेट पे रहे, यानी वो एक जीरो स्टेट पे रहे, कहीं जाए वाए नहीं, थोड़ा अच्छा खासा इंसान बने, पढ़े लिखे, मौज करे, मतलब ठीक ठाक जीवन जिए, राइट? तो कुल मिला के हमें दोनों अलग अलग बातें ही हैं, ये बात दिमाग में रखना कि जो हमारा सिस्टम है या जो मैं कुछ करूंगा, तो अगर मैं चाहूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं उसको ग्राउंड स्टेट में चाहूंगा, या ग्राउंड स्टेट में हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो खुद की चाहत है वो एक्साइटेड स्टेट में रहने की है। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। यस सर। रहेगा याद हमेशा?
यस सर। चलो उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन ओनली अकर when an electron jump from one state या one stationary orbit to another। अब कोई स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, मतलब 5, ऐसा नहीं कि 5 जूल एनर्जी जब मिल रही है और नीचे वाली एल सेल में लाई कर रहा है तो वो स्टेशनरी नहीं है। 5 जूल के लिए अगर उस वाली सेल में रहने के लिए 5 जूल चाहिए और 5 जूल उसके पास है, तो इस तरीके से वो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसमें मूव कर रहा है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग वो सही जगह पे घूम रहा है। लेकिन अगर उसको एक्साइटेड स्टेट में डालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसको नीचे वाली स्टेट में जाना है तो एनर्जी उससे बाहर निकलवाना पड़ेगा, यानी इमिट करवाना पड़ेगा, राइट। मतलब कि उसको नीचे डालने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो खुद की एनर्जी है वो उसको रिलीज करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो पॉइंट नंबर 4, the emission or absorption of energy in the form of radiation can only occur when an electron jump from one stationary orbit to another stationary orbit। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, del E is equal to E initial minus, यहाँ पे लिख लो भैया फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 4 वाला। यार पढ़ते चलना यार, कोई दिक्कत ना हो बाद में। del E होता है क्या, फाइनल, जो फाइनल वाली एनर्जी है, माइनस E इनिशियल, और ये होता है h म्यू के बराबर। h म्यू क्या है, जहां पर जो h है, h को कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, और म्यू को 1/λ रखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है del E इज इक्वल टू h, और एक फैक्टर आता है c डिवाइड बाई लैम्डा। सर एक बार एच सी का मतलब बता दो। h का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट, c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, सर पर बुक में तो सर एच वी लिखा है बेटा, एच म्यू लिखा है, वो वी नहीं लिखा है, म्यू लिखा है, और म्यू की वैल्यू होती है c/λ, तो मैंने उसको डायरेक्टली लिखा है म्यू, उसको c/λ। ये होता है वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट एंड इट इमिट व्हेन इट मूव फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। भैया लिखा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे वाली, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कब, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो हायर ऑर्बिट में जाएगा। और हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या होती है, एनर्जी इमिट होती है, ठीक है। When the electron moves from inner to outer orbit by absorbing definite amount of energy, the new state of electron set to be excited state। ये बात बता दी है मैंने, नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो नई स्टेट फाइंड होगी और उस स्टेट को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि उस वक्त एनर्जी ज्यादा है, एक्साइटमेंट ज्यादा है, थप्पड़ पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। भैया याद रखना सबको अच्छा है। एक बार आप फोर्थ वाला फिर से बता सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। The emission or absorption of energy in the form of radiation can only occur when electron jump from the one stationary orbit to another। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ये पढ़ना है, जो एनर्जी का डिफरेंस होता है डेली, मतलब जो फाइनल वाली सेल की एनर्जी और इनिशियल वाली सेल की एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल ई, वो hc/λ के इक्वल होता है, ठीक है। hc/λ के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला याद रखना आप, स्पीड ऑफ लाइट, और जो आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से कि hc/h को क्यों यूज करते हैं, c/λ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का क्या यूज है, हर चीज बताएंगे। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, hc/λ के इक्वल होता है, लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट c होती है, और h होता है प्लांक कांस्टेंट। उसके बाद मैंने 2 पॉइंट बताए कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हायर स्टेट में जाता है, और एनर्जी जब इमिट करता है तो वो लोअर स्टेट में आता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एब्जॉर्ब करेगा तभी उसके पास एनर्जी पड़ेगी और तभी वो हायर स्टेट में रहेगा। उसके बाद एक पॉइंट और है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब अंदर वाली ऑर्बिट से बाहर वाली ऑर्बिट की तरफ कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहुंचता है, तो उस पार्टिकुलर स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर, थैंक यू सर। नो सर। ओके, एक पॉइंट और है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें,
सर ने तुम्हें इलेक्ट्रिक फोर्स बताया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया क्या? एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव की तरफ जो फोर्स लगता है F की वैल्यू सर शायद पढ़ाया था शायद K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के इक्वल होती है, बताया? नो सर। नो सर, ये नो नहीं सर, बताया। फॉर्मूला नहीं बताया। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला नहीं बताया। नहीं है, नहीं। सर वैसे इसमें Q1 और Q2 क्या होता है? नहीं कुछ नहीं होता। सर मास होता है क्या? गंदी तरीके से क्यों रेस किया है? अरे मतलब मेरे को लगा बताया है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं बताया तो क्या मतलब फिर मुझे फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी। चले एक बात हम और करें, अभी एक जगह और चले फर्जी बातें करें। नहीं वो नहीं करना हमें। सर आप पढ़ा दोगे फिर? अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी जरूरत ही नहीं है, जो जरूरत है मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैंने बताया जैसे क्लास स्टार्ट हुई आज तुरंत ही मैंने बताया ये बात। जो 5वां पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, एक फोर्स अंदर की तरफ होता है जो हमारे पोटेंशियल की वजह से लगता है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज कोई भी है इलेक्ट्रॉन इस पे, और एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है जैसे कि बाल्टी वगैरह पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस फोर्स के इक्वल होने पर ही ये सिस्टम यहाँ पर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पर रिवॉल्व करता रहता है, राइट। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो ये बाहर चला जाएगा, और ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो ये अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर फोर्स दोनों इक्वल रहे तो ये इसी सर्कुलर पाथ पे ये मूव करता रहेगा, राइट। कोई दिक्कत? नो सर। 5वें पॉइंट में ठीक वही चीज लिखी हुई है, एक बार ध्यान से आप देखो। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in a circular path. The force of attraction between the nucleus and electron is equal to the centrifugal force of the moving electron. So force of attraction toward nucleus is equal to centrifugal force. जो एक फॉर्मूला सबसे नीचे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? नो अगर सर। आपको बताया होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी बता देता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास E चार्ज होता है, यहाँ पर Z चार्ज होता है, तो आपको मैं यहाँ पर K Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इसका होता है फॉर्मूला, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की अभी, तो आप नहीं पढ़ रहे हो इतना। तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो हमारा प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस से जो फोर्स आता है, उन दोनों फोर्स की मेंटेन या फोर्स के बैलेंस होने की वजह से ही ये केवल अपने कंसेंट्रिक पाथ पे ऐसे मूव करता रहता है अपनी बॉडी पे। एक वक्त अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तब भी दिक्कत है, अगर प्रोटॉन वाला जो फोर्स है इनसाइड वो भी अगर ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत है। दिक्कत दोनों तरफ से है ना, जब तक इक्वल ना रहे तब तक वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा हुआ, यानी कि बाल्टी में अगर ज्यादा फोर्स बाल्टी ने लगा दिया तो बाहर की तरफ उड़ जाएगी, और कहीं आपके हाथ ने ज्यादा लगा दिया तो बाल्टी में भरा हुआ पानी आपके ऊपर। सही है, करके देखना यार आज घर पे। अगर बाल्टी को चारों तरफ अपने पानी से पानी भरी हुई बाल्टी को अपने चारों तरफ घुमाना, और एक बार ऐसा करना ठंडी के मौसम में, थोड़ा सा अपने हाथ से लगने वाला फोर्स ज्यादा कर देना, पूरा पानी ऊपर, मतलब अंदर वाला जो फोर्स है वो ज्यादा हो चुका है। कुल मिला के जो प्रोटॉन वाला फोर्स है वो हमारे इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो चुका है, और वो तुरंत इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा। कोई दिक्कत? तो दो बातें अलग अलग हैं, समझ में आया है नहीं? यस सर। भैया याद रखना तब तो अच्छा है, तो नहीं तो पढ़ के निकल गए तो कोई मतलब नहीं। यस सर, आया समझ। पॉइंट नंबर 6, एक और पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर ने एंगुलर मोमेंटम बताया है नहीं? क्या बताया एंगुलर मोमेंटम? सर मोमेंटम बताया शायद, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम नहीं बताया। एंगुलर मोमेंटम भी बताया होगा। सर बताया है देन लीनियर मोमेंटम बताया, एंगुलर नहीं बताया शायद। ऐसा हो ही नहीं उसमें बताया था। नहीं बताया सर, ये तो सर आईजीएस में बताया था ना सर, ऐसे रेडॉन में नहीं बताया। ऐसा हो नहीं सकता यार, रेडॉन में उसने बताया था सर, वो ऐसे बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी से मास मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। जो लीनियर मोमेंटम था उसकी वैल्यू क्या थी? mv, राइट। और जब एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है क्या भैया? नो सर, आई एम mvr शायद, m into v into r, mvr एंगुलर मोमेंटम। जब इसमें हम कर देते हैं रेडियस का भी मल्टीप्लाई या डिस्टेंस का भी मल्टीप्लाई p into r, तो ये हो जाता है mvr, और इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। मैं कैसे समझाऊं, मुझे तो नहीं पता है, अगर पता होता तो मैं तुम्हें समझा देता कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है थोड़ा, क्योंकि हमें जो केमिस्ट्री भर की बातें पता है कि एंगुलर मोमेंटम मैं कैसे समझाऊंगा। और एंगुलर मोमेंटम की बात बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि वो तो फिजिक्स की बात है, लेकिन फिर भी जो पॉइंट है इनका वो है ये है
मतलब जो बोर का मॉडल है उसमें है कि जो एंगुलर मोमेंटम अगर h अपान 4 पाई का अगर पूरा मल्टीपल है, h यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पॉइंट, वो एक h अपान 2 पाई है। h अपान 2 पाई जो दिखा हुआ है वो इनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उस पर कंफ्यूज मत होना कि सर h अपान 2 पाई ही क्यों है। उन्होंने लिखा है कि आउट ऑफ द डेफिनेट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। मतलब ऐसी ही ऑर्बिट में मूव करेगा जैसे अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन पहली वाली ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो mvr की वैल्यू कितनी आएगी, h अपॉन 2 पाई इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो उन्होंने ये बोला है कि जब एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr की वैल्यू अगर पूरा मल्टीपल हो h अपॉन 2 पाई का, तभी वो उस सेल में मूव कर सकता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 है तो mvr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन 2 पाई आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये mvr कितना आ जाएगा, mvr इज इक्वल टू n अपॉन 2 पाई 2 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर h अपॉन 2 पाई का पूरा मल्टीपल है यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल है 1 2 3 4 5 में, तभी वो उसी से केवल ऑर्बिट में घूम सकता है। अच्छा एक बार बताओ, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 5वीं ऑर्बिट में घूम रहा है तो आपसे मैं पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता देगा? सर 5h by 2 pi। 5h by 2 pi। कोई और? हाँ जी सर इसमें h की वैल्यू क्या होती है? बताते हैं, पहले बताओ 5h के टर्म में बताओ, बताते हैं इसकी वैल्यू बता देते हैं। सर 5h 2 pi आएगी। अगर 7th में घूम रहा है तो सर 7 तो होता है 7h by 2 pi। h को क्या बोलते हैं? सर प्लैंक्स कांस्टेंट। याद रहेगा? यस सर। यस सर। सर h की वैल्यू तो सर बुक में लिखी है 6.625 into 10 to the power minus 34 जी। जो h की वैल्यू है वो होती है 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल पर हर्ट्ज। सर उधर 625 है। 6.2 अकेले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6.6 भी लिख सकते हो उसको, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द जूल सेकंड लिखा है आपने और जूल पर आवर लिखा है। यहाँ पर एक बार क्या कह रहे हो भैया? सर पर बुक में जूल पर सेकंड लिखा है। जूल पर हर्ट्ज या जूल पर सेकंड दोनों लिख सकते हैं, हर्ट्ज और सेकंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। हर्ट्ज पढ़ा है तुमने? यस सर। फ्रीक्वेंसी। यस सर, तो एक हर्ट्ज होता है जूल पर सेकंड, 1 by second। जितनी कम फिजिक्स है उतना अच्छा है। चलो, इसमें m क्या है बेटा? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है? r उस ऑर्बिट की रेडियस है, मतलब न्यूक्लियस से अगर पहली ऑर्बिट में है तो ये रेडियस होगी, अगर दूसरी ऑर्बिट में है, देखो ध्यान से देखो भैया, तो ये वाली रेडियस होगी, अगर तीसरी ऑर्बिट में है तो कहीं ये रेडियस होगी, चौथी ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो कहीं ये रेडियस होगी। तो मतलब जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगी उस ऑर्बिट की वही r होगा। तो r क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कोई समस्या है यहाँ तक? हो सकता है मिसअप हुआ हो थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि तुम्हें अगर क्वांटम थियरी नहीं आती है तो बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी हमने इतना कोशिश की है कि तुम्हें बोर का मॉडल एटलीस्ट पता होगा। मैं एक बार ओरली इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना मुझे। पहली बात भैया अपना अपना वीडियो ऑन कर लो यार प्लीज। देखो पहली बात तो बोर नहीं है बताया कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा एटम का सिस्टम है, उसके अंदर न्यूक्लियस पे क्या होता है? प्रोटॉन, और बाकी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं, जो कि हर किसी ने बताया था पहले भी, मतलब रदरफोर्ड ने भी ये बात बोल दी थी। उसके बाद उन्होंने एक एडिशनल बात ये बोली कि जो इलेक्ट्रॉन होता है
वो कुछ उस जहां पर मूव करता है वो कुछ सेल्स होती हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, जो कि आपका पॉइंट नंबर 2 था। और उस सेल्स में KLMN कुछ सेल्स हैं जिसको n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है कुछ भी, और वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये भी बताया कि टाइम के साथ क्या होता है, एक हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में लाई कर सकता है। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बारे में मैंने बताया। ग्राउंड स्टेट वो होती है जहां पर हम चाहते हैं, एक्साइटेड स्टेट वो होती है जब एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, जो उसकी खुशियां हैं, अगर वो मिल जाए तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा वो, राइट। उसके बाद हमने बताया कि अगर बाहर वाली सेल से अगर अंदर वाली सेल की तरफ आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? सर इमिट करेगा। एनर्जी सर इमिट इमिट करेगा, क्योंकि करेगा। बाहर वाली सेल में एनर्जी ज्यादा थी, अंदर वाली सेल में कम है, यानी कि इमिशन हुआ होगा, यानी कि बाहर निकली होगी एनर्जी। लेकिन अगर अंदर वाली सेल से बाहर वाली सेल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एनर्जी वहां पर पड़ी हुई है बाहर वाली सेल में। उसके साथ साथ एक और पॉइंट बताया कि उसी सेल में केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है या उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/4 पाई का पूरा पूरा मल्टीपल होता है। पूरा पूरा मल्टीपल का मतलब मैंने अगर आपको बताया कि अगर चौथी ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है तो वहां पर अगर आपको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी? 4h/2 पाई। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको मास दिया हो, वेलोसिटी दी हो और आपको रेडियस निकालनी हो, और आपको ऑब्वियसली ये भी बता दिया हो कि कौन सी सेल में मूव कर रहा है या कौन सी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। मान लो तीसरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी, रेडियस निकालना है तो mvr = nh/2 पाई करेंगे, r की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि mv की वैल्यू दी है और h की वैल्यू पता होती है, 2 पाई की वैल्यू पता होती है, 2 × 22/7 और n की वैल्यू 4 गिवन है, तो आराम से हम वहां से रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हुए इनके। एक जो इनका सिस्टम था वो केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए था, मतलब जो ये इन्होंने बनाया था या जो इन्होंने सिस्टम जनरेट किया था वो केवल हाइड्रोजन के बारे में बताता था, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। क्या? एक प्रोटॉन और सर एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अच्छा, तो इन्होंने जो बताया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं हाइड्रोजन में, और न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रॉन। सर 0 होते हैं। गड़बड़ हो गया। सुमित सिंह सिकरवार, कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0। अयान चतुर्वेदी, कितने होते हैं? सर 1। स्टेटमेंट बदल गए। मतलब दो बातें। इलेक्ट्रॉन तो 0 होंगे ना सर, तभी तो नहीं सर 1 होगा 1 होगा। तो प्रोटॉन अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे, पर न्यूट्रॉन 0 होंगे। क्योंकि उसका मास भी 1 है ना। Anya Saloja, how many protons will be there and electrons and neutrons in a hydrogen? Sir, protons, electrons 1 1. और neutron? Sir, neutron 0. सारांश मिश्रा, neutron 0? Sir, I think 1. बढ़िया यार, बढ़िया। और कोई? शरद सिंगल? सर यार 2 बार कंफ्यूज कर देते हैं तो तुम लोग सोचने लग जाते हो कि हो सकता है कि न्यूट्रॉन 0 हो या हो सकता है 1 हो। इलेक्ट्रॉन होगा सर, वो डोनेट कर देगा ना, तो सर H पॉजिटिव आयन बन जाएगा। यार कितनी बार हम बातें करते रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक वेट, जब वेट ही 1 होता है भैया, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू वेट होता है, प्रोटॉन ऑलरेडी 1 है तो न्यूट्रॉन की वैल्यू तो 0 आनी चाहिए ना। एक्सपेरिमेंटल अगर अपनी तरीके से सोचो तब भी तो सही है ना कि न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली सुमित सिंह सिकरवार जैसे लोग सही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्टेटमेंट को बदलते रहते हैं, वो गिरगिट टाइप के। भैया अगर अपनी बात कुछ पढ़ी है, कुछ समझी है, तो उस पर अड़े रहो कि हाँ ये रीजन है और ये चीज है, तभी पढ़ने का मतलब है। नहीं कोई और कुछ बता दिया, कोई कुछ बता दिया, चलता रहेगा, फिर केमिस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और ऐसे बीच बीच में फिजिक्स प्रॉब्लम करेगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल अबाउट द बोर एटॉमिक मॉडल। अब मुझे लगता है कि केवल 2 क्लास का खेल और बचा है इस पूरी केमिस्ट्री में। अपन 2 क्लास में निपटा लेंगे, और कृपा करके ऑफलाइन क्लासेस में आए, आप सभी स्वागत है। यस सर। यस सर।
ठीक है, यस सर, जरूर आएंगे। बढ़िया।